हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी सुस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में हम जो भी पढ़े। ठीक है, चलिए। तो देख लीजिए बच्चों, आप एक बार जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे अच्छे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस के बारे में बात कर ली। रिएक्शन का रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बारे में भी बात हो गई थी। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में बात हो गई थी। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। गैसियस सब्सटेंसेस के लिए रेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी कि कैसे निकालेंगे वो बात हो गई थी। फिर कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है ये हमने डिस्कस किया था। फिर बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जिसका कोई और है ही नहीं, कोई झंझट नहीं, यानी कि सिंपल सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो जो जिसके क्या है बहुत सारे स्टेप हैं, यानी कि एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में जो कंप्लीट हो रही है वो होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। अब अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप हैं, तो कुछ स्टेप क्या होंगे, स्लो होंगे, कुछ फास्ट होंगे। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन का रेट गिवन टेम्परेचर पर किसके बराबर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके। तो ये हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट लिखना बहुत ज्यादा इजी है। इजी यानी कि इजीली हम रेट लिख सकते हैं। जहां पर के क्या है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक के विच इज रेट कांस्टेंट हम यहाँ पर लगाते हैं। चलो, तो अगर हम बात करें रेट लॉ, तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अगर रिएक्शन है हमारे पास एलिमेंट्री तो हम रेट लॉ डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो रेट लॉ हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा। ठीक, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है। हाँ, अगर हमें कहा जाए, बता दिया जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से कि रिएक्शन एलिमेंट्री, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, चलो। फिर हमने मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात की थी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जितने हैं वही क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ रिएक्शन है, तो आपको दिख रहा होगा ये है एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये है बायमॉलिक्यूलर, ये है ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टिंग स्पीसी है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो और एक ही हो गई थी, टोटल कितनी है, 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है। तो किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलैरिटी, यानी कि टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है। ठीक है, उसी से हम मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या मॉलिक्यूलैरिटी 4 होगी तो टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही रेयर केस में होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी 4 होगी। मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं होगी, 3 तक ही मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, 4 क्यों नहीं होती है वो हम कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 3 से ज्यादा रेयरेस्ट केस क्यों होता है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर 3 से ज्यादा जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो क्या करती है, कोलाइड करेंगे। तो जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होगा कि 4 जो है इफेक्ट मतलब कोलाइड कर ले स्पीसीज और इफेक्टिव कोलिजन हो जाए। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी हम लास्ट में पढ़ने ही वाले हैं चैप्टर के। फिर हमने ऑर्डर के बारे में बात की थी। रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर है क्या, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो क्या है, रिएक्टेंट की जो पावर है उनका अगर हम सम कर लें तो वही क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मान लो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं 2A + 3B गिव 4C। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है और हमें ये भी बता दिया गया है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एग्जांपल, हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मान लो हमें बताना है इसका ऑर्डर, तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे। तो चलो रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट लॉ, रेट is directly proportional to concentration of reactant raised to the power of their psychometric coefficient। ठीक, तो चलो रेट इज इक्वल्स टू, इक्वल टू लगाएंगे तो k लिखेंगे हम, दैट इज रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A की कंसंट्रेशन। अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए हो जाएगा ये 2, और ये हो गया हमारा B, ये है B की सॉरी, ठीक, ये B की पावर आ जाएगी। ये तो लिख लिया हमने रेट लॉस के लिए। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे रेट लॉ, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 है। तो जब हम ऐड करेंगे ओवरऑल ऑर्डर, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है। तो देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑर्डर कितना है, 2। अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑर्डर कितना है, 3। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर के बारे में बात करें तो ए और बी दोनों के ऑर्डर को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5। रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया है, 5। तो ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप चेक कर लोगे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है नहीं है। तो एलिमेंट्री नहीं है तो भी ऐसा नहीं कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑर्डर में, तो भी आप आसानी से ऑर्डर निकाल सकते। एक बार आपने रेट लॉ निकाल दिया, रेट लॉ आपने लिख लिया, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई यानी कि ये जो एक्स क्या है, एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये अगर एक बार आपने फाइंड कर लिया तो आप ओवरऑल ऑर्डर आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी। अच्छा, ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। जबकि हमने मॉलिक्यूलरिटी की जब बात की थी तो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आर टर्म्ड एज। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो रिएक्शंस होती हैं, अगर ऑर्डर है 0 यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर है 1 तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 तो सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से। ठीक, ये होती हैं रिएक्शन के ऑर्डर। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में ऑर्डर के बारे में। A zero order reaction means that the rate of a reaction is independent of the concentration of reactant। और अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि रिएक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं। कैसा है, इंडिपेंडेंट। किसके, किसकी कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर।
यानी कि अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically but must be determined experimentally। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम ऐसे ही देख कर कैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकते भाई कि ऑर्डर रिएक्शन का ये होगा वो होगा, नहीं, हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑर्डर को। ठीक है, क्लियर है? चलो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टेल्स अस दैट हाउ द रेट ऑफ अ रिएक्शन विल चेंज इन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या कहता है कि कैसे रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज होता है जैसे ही कंसंट्रेशन। अब मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अलग अलग स्टेप है, जैसे ए से बी, ये हो गया K1 इसका रेट, बी से सी K2, सी से डी K3। अब हम कह रहे हैं ये वाला जो स्टेप है ये हमारा एक फास्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, ये वाला स्टेप भी क्या है, एक फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर जो स्लो स्टेप, तो मान लो सारी ही क्या है, फास्ट। अब इन फास्ट में से भी तो एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा स्लो होगा, तो ये यही वाला स्टेप क्या है, थोड़ा स्लो स्टेप। यही स्लो स्टेप क्या होगा, यही स्टेप होगा इसका RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। ठीक, चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, उस क्वेश्चन में ऑर्डर हम फाइंड करें। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, पॉइंट को नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो रिएक्शन है NO प्लस NO2। ठीक, चलो ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर हमें NO दे रखा है, तो क्या क्या गिवन है वो देखिए। NO गिवन है, O2 गिवन है, और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। ठीक, तो NO कितना कितना है, देखो यहाँ पर NO है 1.5, यहाँ पर ये है 4, यहाँ पर ये है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है, 1.5, O2 है 2, और रिएक्शन का रेट है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट ये है 3। अरे ध्यान से देखना कि किस तरीके से हमें कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, किस तरीके से रेट। ठीक, ये है 2, ये है 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये तो गिवन वैल्यूज हैं।
और फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। ठीक, x और y या टोटल ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, टोटल ऑर्डर भी आप फाइंड कर। ठीक है, तो चलो कैसे कैसे आप इसे करेंगे। चलो ये आपको करना है। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखनी है। अब ये है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये है R1, R2, ये है R3, R1, R2 और R3। चलो अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ ये कंसंट्रेशन तो क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या हो रही है, ये हो रही है हाफ। अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ पर जो रेट है वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? क्या NO की? नहीं, क्योंकि NO की तो सेम है दोनों में कंसंट्रेशन, और O2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। O2 कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, तो अगर आप रेट देखो तो रेट भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। और आप सेकंड और थर्ड में देखो तो किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या O2 पर? नहीं, क्योंकि O2 क्या यहाँ पर सेम है। डिपेंड किसी कंसंट्रेशन पर कर रहा है? NO की कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो NO क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 2, यानी कि क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। वहीं अगर हम रेट की बात करें तो रेट 2.2 से 8.8 यानी कि इंटू 4 हो रहा है, हो रहा है इंटू 4। ठीक है, तो ये तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो पूरा O2 पर डिपेंड करेगा, और कितना, हाफ है, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, यानी कि इंटू 2, यानी कि 2 आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ऑर्डर तो हम ऐसे ही देख करके भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे ये एक इजी मेथड है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक पूरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो तीनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, इज इक्वल्स टू 1.5x 4y is equals to 4.4 into 10 to the power minus 4। ये हो गया R1। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सेम है, 1.5 is equals to 2.2 into 10 to the power minus 4। तीसरा भी लिख लेंगे, क्योंकि तीसरा R3 is equals to K ठीक है, ये मेथड आप ध्यान से देख लीजिए। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक बस हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को ही अभी तक हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये इक्वेशन भी बना सकते हो 1 2 3, या ऐसे बोल लो, ये क्या हमारा, ये R1 है, ये R2 है, और ये है R3। ठीक है, ऐसे। चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे इसको सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो, जब हमें y निकालना है, ठीक है, और x निकालना है, x निकालने के लिए क्या होना चाहिए, x निकालने के लिए हम उसको लेंगे ना जहां पर x की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे हम x निकालने के लिए R1 और R2 का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे R3 और R2 का। ठीक है, वैसे ही y निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, R1 और R2 का।
R2 और R3 का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। R1 अपॉन R2, अब R1 कितना था, देखो R1 कितना है, देखिए R1 लिख लेंगे R1 को, ये है वैल्यूज, जिसको उससे कैंसिल आउट हो रही है, सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से 2 जा कैंसिल आउट हो गया, और ये भी 2 2 जा 4 हो गया ना, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 4 y अपॉन 2 y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, और सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, तो ये कितना हो गया, इसको इससे कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, आ गई है, ये इजी था थोड़ा, y की वैल्यू। ठीक, और यही हमने यहाँ पर भी बोला था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है O2 पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जब हाफ हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, O2 का ऑर्डर यहीं से कैलकुलेट हो गया था 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा R3 अपॉन R2। तो R3 कितना है, K 3 अपॉन R2 कितना है, K 1.5x 2y is equals to 8.8 into 10 to the power minus 4 upon 2.2 into 10 to the power minus 4। यही है, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ये वाला तो पूरा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, 2 2 जा कैंसिल हो रहा है ना, ये 2 4 जा, सॉरी 2 4 जा, ये आ गया यहाँ पर 4। ठीक, 4 आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3, यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसको, ये हो गया यहाँ पर 3x अपॉन 1.5। अच्छा, इसको भी तो कैंसिल करेंगे हम यहाँ से, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 4। ठीक, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितने जा, 2 जा, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, इसको भी क्या कर लेंगे, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2। तो देखो y की वैल्यू आ गई 1 और x कितना आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा था हमने, रेट इज इक्वल्स टू k NO, x था और O2 y
यहाँ पर लिख लेंगे रेट लॉ। NO कितना है? NO के लिए ये x के लिए निकाला हमने, 2x क्या आया 2, और O2 यानी कि y कितना आया 1। ओवरऑल ऑर्डर के बारे में बात करें, टू प्लस 1 दैट इज 3 आ गया ओवरऑल ऑर्डर। तो क्या ये क्वेश्चन इजी था? क्वेश्चन तो इजी था बहुत। क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन था, गिवन को बस हमें देखना था, यहाँ पे समझना कैसे कैसे हम यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करेंगे, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। फिर जो इम्पोर्टेंट गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर बहुत इजीली हमने यहाँ पर ऑर्डर कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो क्लियर है। नोट कर लो इतना अगर आपने नोट नहीं किया है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आज हमने रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बात की, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।